हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये टॉपिक अगर मैं बोलूं आपके WCS के एग्जाम में, तो इससे हर साल जितना भी बार एग्जाम हुआ आपका WCS का, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म पूछा जाता है। कम से कम 2 बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने से पहले हमें समझना होगा लोड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें लोड समझना होगा। देखिए, 2 टर्म आता है, एक आता है लोड, ठीक है, और एक आता है हम लोग का फोर्स। ठीक है, समझिए ध्यान से। लोड और फोर्स दोनों टर्म जो है वो बहुत लोग बोलते हैं सेम है, लेकिन दोनों सेम है नहीं। समझे? देखिए क्या होता है। देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूं, लोड फोर्स का टाइप हो सकता है। लोड फोर्स का टाइप हो, देखिए फोर्स बहुत सारा होता है। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मस्कुलर फोर्स भी होता है, बोल सकते हैं आप क्या, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। लेकिन जब कोई फोर्स एक्सटर्नली फॉर्म यानी कि किसी स्ट्रक्चर पर बाहर से अप्लाई किया जाता है, तो उस फोर्स को हम लोग फोर्स ना बोलकर लोड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के ऊपर से अगर कोई आप अपने फ्लोर पर खड़े हैं, तो आप अपना जो पूरा का पूरा वेट है वो किस पर दे रहे हैं? फ्लोर पर दे रहे हैं। तो आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं लोड है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी फोर्स एक्सटर्नली किसी बाहरी फॉर्म में बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, तो उस फोर्स को हम लोग लोड बोल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जब देखिए किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर लोड आएगा तो वो अपने आप को डिफॉर्म करना चाहेगा, यानी अपनी शेप को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, सिंपल है बात है। आप किसी भी मटेरियल पर, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, जैसे कोई भी मान लीजिए आप कोई कॉपी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप जब उसको ऐसे मान लीजिए फोर्स लगाते हैं, चाहे फोर्स किसी भी तरीके से आप लगाइए, तो वो बॉडी क्या करेगी? अपनी शेप को डिफॉर्म करती है। शेप डिफॉर्म होना ही होना है। देखिए, जैसे लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक। अब आप क्या करें, इस बॉडी पर आप फोर्स, मान इधर से आप इसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं, मान ली P फोर्स से आप इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, और इधर से भी आप ऐसे पकड़ के इसको खींच रहे हैं, तो ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये क्या करेगी? अपने शेप को चेंज करने की। हो सकता है कि थोड़ा देर बाद आपको दिखे कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़कर कुछ इतना हो गया है ना। तो आप देख रहे क्या कि ओरिजिनल तो इतना था, तो इतना तो बढ़ गया ना, इतना जो लेंथ है ये तो बढ़ गया दोनों साइड से, है ना। तो जब आप किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है? अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्म हो गया। ठीक है ना। तो लेकिन ये जो बॉडी है ये चाहती है कि हम जब तक रोक सकते हैं तब तक रोक लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे रोकने के बोलते ना, रोकने के ताकत से ज्यादा लोड लगेगा तब तो हमको डिफॉर्म होना ही पड़ेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग जब तक मेरे पास पावर है, कैपेसिटी, तब तक रोक लें। कोई भी बॉडी रिफॉर्म होना क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि देखते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने पर क्या होता है कि आप उसको जब खींचते हैं या फिर उसको दबाते हैं, किसी भी तरह का आप लोड लगा रहे हैं, किसी भी तरीके का आप लोड, आप उसको ऐसे भी कर रहे हैं, तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ देर तक जब आप उसमें लोड लगाएंगे तब तक उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कुछ देर तक जितना वो सहन कर सकती है आपके लोड को, वो सहन करेगी। ठीक है ना। आप जैसे जैसे अपना लोड बढ़ाते जाएंगे, ये बॉडी एक समय ऐसा आएगी फिर इसको अपना डिफॉर्मेशन दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो डिफॉर्मेशन नहीं हो, इसके लिए वो पहले ही अपने अंदर क्या करती है, एक रेजिस्टिव फोर्स क्या करते हैं? जनरेट कर लेती है। क्या करते हैं? रेजिस्टिव फोर्स जनरेट कर लेती है। रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो लोड लगाया, ठीक है ना, देखिए मान लीजिए कि आपने लोड लगाया है, मान लीजिए कि आपने 10 का लगाया, मैं थोड़ा देर एग्जांपल है, आपने 10 का लगाया है, तो ये क्या करेगी? अपने अंदर भी 10 का ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, यानी सेटअप कर लेगी अपने अंदर। क्या कर लेगी? सेटअप कर लेगी। हाँ, अब मान लीजिए कि इसकी टेंडेंसी है, इस ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 15 लोड लेने की है, तो आप जब तक 15 लगाएंगे तब तक तो ये कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं देगी। जैसे आपने अपना लोड 16 किया, इसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसके शेप में चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो शेप में चेंजिंग नहीं हो, इसके लिए वो पहले ही अपने अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है? सेटअप कर लेती है। उसी रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रेस का मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रेस का यहां पर डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। चलिए मैं बोलता हूं स्ट्रेस का डेफिनेशन।
a resistive force या a resistance offered by an object against the डिफॉर्मेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि कोई बॉडी अपने शेप को चेंज करने के लिए, शेप चेंज ना हो उससे बचने के लिए जो रेजिस्टिव फोर्स अपने अंदर जनरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कि स्ट्रेस है, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रेस जो अंदर में फोर्स लाएगा, ठीक, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स का वैल्यू हम लोग जो बाहर से लोड लगा रहे उसी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना लोड आप बाहर से लगाएंगे उसी का ही तो इक्वल लोड अंदर में रेजिस्टेंस में लगेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए इससे कम वो लगाता तो क्या होता, इससे अगर कम लगेगा तो डिफॉर्म हो ही जाएगा, है ना। तो हम लोग जब स्ट्रेस निकालते हैं तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स, स्ट्रेस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स, है ना, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और ये एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आपको अगर स्ट्रेस निकालना है तो आप रेजिस्टिव फोर्स तो इसके अंदर जनरेट हो रहा है ना। तो हम लोग इसके अंदर जाएगा तो लोड को इसके अंदर जो फोर्स सेटअप हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे खींच रहा है ना, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में अंदर में इस डायरेक्शन में चाहेगी कि हम इधर की तरफ अपना डिफॉर्मेशन ना दें। ये इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को रेजिस्टिव फोर्स ऑफर करती है, जो बता चुके स्ट्रेस में रेजिस्टिव फोर्स पर एरिया होता है। लेकिन हम इस रेजिस्टिव फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसके अंदर जाके तो घुस के कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लोड को ही रेजिस्टिव फोर्स के ऊपर मान लेते हैं। क्लियर है, दैट मींस आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा, अगर मैं बोलूं, मैं मान लूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि आप इसको कैसे काट कर इसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस मार्कर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो आप इसको ऐसे काट दीजिए और ऐसे काट दे, मैं ऐसा को दिखाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा, एक गोल सर्कल दिखेगा। वैसे इसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे, फिलहाल तो इस ऑब्जेक्ट के आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये कौन सा शेप है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल हो सकता है ना, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका P/A, ठीक है। यानी आप जितना लोड लगा रहे हैं वो अपॉन एरिया कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। लोड अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए लोड को हम लोग किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में, है ना। और एरिया को मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं और mm स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर कीजिएगा तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। आप चाहें तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपको लोड बाई एरिया लेना है, ठीक है, तो आप इसको किलो न्यूटन में ले लीजिए, तो किलो न्यूटन, इसको मीटर स्क्वायर में ले लीजिए, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ये भी हो सकता है। और नहीं तो एक तरीका और है, आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, इसको न्यूटन में ले लीजिए लोड को, है ना, और एरिया को mm स्क्वायर में ले लीजिए। और जनरल फॉर्म यही होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और याद रखिएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर को हमने एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द MPa। क्या बोलते हैं, MPa, मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल। यानी कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी अगर आपको बोलता है 1 मेगा पास्कल, इसका मतलब वो बेसिकली 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलना चाह रहा है। अगर एग्जाम में बोलता है 5 मेगा पास्कल, इसका मतलब हो गया आपका कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 5 मेगा पास्कल, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रेस समझ में आएगा। अब चलिए स्ट्रेन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब से स्ट्रेन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रेन क्या बताती है, स्ट्रेन बताता है कि आपकी बॉडी में, है ना, कितना लेंथ में कितना चेंज हुआ, है ना, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। आप समझिए कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे लेट सपोज एक बॉडी है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, क्लियर है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए
चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि आपने इधर से कोई लोड लगाया P और इधर से कोई लोड लगाया P, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो स्टार्ट में L है, ठीक है। चलिए अब आपने जैसे ही लोड लगाया है ना, अब क्या होगी, इस बॉडी के अब ऐसे पकड़ के कोई खींचेगा तो इसके लेंथ में तो बढ़ेगा ही, इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हैं, ये 3D ऑब्जेक्ट है, 2D नहीं है। मैं इसको 3D ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, पीछे की तरफ भी है, इसको 3D फॉर्म में समझिए, ठीक है। 3D है ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3D फॉर्म में है। मैं आगे से इसको दिखाया हूँ, कुछ ऐसे है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप समझिए जैसे आप इसको पकड़ को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इसके लेंथ में थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़कर कुछ इतनी हो गई, ठीक है। पहले इनिशियल इतना जो था, अब लेंथ मान लेते हैं कि वो L प्लस मान लेते हैं डेल्टा L लंबाई इसकी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई लंबाई, आप देख सकते हैं। देखिए पहले इतना था, देखिए इतना था, यहां से यहां तक, अब लंबाई इतना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, इतना लंबाई बढ़ गया, ठीक है। मैं इस पूरे लंबाई को बोल रहा हूं कि दोनों मिलाकर डेल्टा L बढ़ा है, ठीक है ना। कितना बढ़ा है, डेल्टा L बढ़ा है, ठीक है। तो अब लेंथ कितना हो जाएगा टोटल, L पुराना वाला में इतना बढ़ गया है, इतना और इतना मुड़ के इतना बना है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा स्ट्रेन बताइए। जो स्ट्रेन बोलता है कि आपका लेंथ कितना बड़ा, आपको देखिए सबसे पहले, ठीक है। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ई एप्सिलॉन। तो देखिए आपका लेंथ कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि लेंथ डेल्टा L बड़ा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रेन, ठीक है। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यानी कि ये यूनिट लेस है। कैसा है, यूनिट लेस, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखिए ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये तो रेशियो हो गया ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं बोलता हूं कि चलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने इसको ऐसे पकड़ के नीचे से खींचा। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक है, और आपने इसको खींच दिया, ऐसे पकड़ के खींच दिया। अब इसकी लंबाई 5 से मान ले बढ़कर थोड़ा सा बढ़ गई, और 5 से बढ़कर मान लेते हैं कि अब इसकी लंबाई जो है वो यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 7। तो आपको बोलेगा बताइए इसमें कितना स्ट्रेन आया, स्ट्रेन कितना आया, तो स्ट्रेन में बता होगा चेंज इन लेंथ, लेंथ कितना चेंज हुआ, 5 से 7 हो गया है, 2 बढ़ा, 2 बढ़ गया, 2 ऊपर रखिए, और ओरिजिनल कितना था, 5 था, 2/5 हो जाएगा स्ट्रेन की वैल्यू, है ना। कुछ भी नहीं इसमें आएगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेन इज यूनिटलेस। 2/5 बोलिए, ठीक है। आज को पॉइंट में करना चाहते हो कर लीजिए, 0.4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ऐसे आप स्ट्रेन को समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कई टाइप का होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन समझ लेते हैं, समझिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे वो भी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। आज मैं इस क्लास में पूरा थियोरेटिकल पार्ट को समझ लेता हूं। देखिए स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, स्ट्रेस जो होता है, अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला होता है तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, है ना, लेंथ में क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो इसका आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे जब खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जब लेंथ बढ़ती है तब इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है। चलिए, अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब टेंसाइल स्ट्रेस, जब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो जो उस समय स्ट्रेन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस समय जब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। अच्छा, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, ठीक है, हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि आप ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे पुश भी तो कर सकते हैं, हमेशा पुल थोड़ी करेंगे। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप इधर से ऐसे पुश कर रहे हैं, दोनों साइड से ऐसे करके दबा रहे हैं, तो आप इस पर कंप्रेशन दे रहे हैं। तो कंप्रेशन
देते समय कंप्रेसिव फोर्स आते हैं। जब कंप्रेसिव फोर्स रहे तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी के अंदर? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर है? चलिए, आई होप इतना मतलब समझ में आया होगा। तो दो टाइप के स्ट्रेस हम बेसिकली जानते हैं। एक होता है आपका शियर स्ट्रेस, उसको भी समझ लीजिए। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, देखिए जब आप किसी बॉडी के यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ये तो ये देखिए ये बॉडी की एक्सिस है, ये क्या है, ये बॉडी की एक्सिस है। आप एक्सिस पर ही लोड लगा रहे हैं, ठीक है ना, या आप एक्सिस पर ही दबा रहे हैं। जब आप बॉडी को, है ना, मान लीजिए कि कोई बॉडी आपको ऐसे रखी हुई है और आप इस पर इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की देखिए ऐसा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सोचिए आप इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे डिफॉर्मेशन होगा। तो ये जिस एंगल से डिफॉर्मेशन होता है दिस इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन, ठीक है, या शियर स्ट्रेन आप बोल सकते हैं उसको। और यहां पर जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने टाइप का पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और बात समझ लेते हैं इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, वो बताने जा रहा हूं मैं आपको हुक्स लॉ। क्या बताने जा रहा हूं? हुक्स लॉ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हुक्स लॉ भी जानने से पहले सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी, एक बात आपको जानना होगा। क्या जानना होगा? देखिए ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जब फोर्स लोड लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जितना स्ट्रेन आता है उसके रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ जब आप किसी बॉडी पर लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब स्ट्रेन आएगा, यानी उसके शेप में जब चेंजिंग आएगा, स्ट्रेस में कुछ समय तक तो लीनियर वेरिएशन चलेगा। लीनियर मतलब कि दोनों लीनियर के फॉर्म में ऐसे आएगा। अगर एक बढ़ रहा है तो भी एक बढ़ रहा है, ये दो बढ़ रहा है तो भी दो बढ़ेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे चेंजिंग आएगा और फिर ये ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट तक ये दोनों स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ लीनियर होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्लियर है? और उसके बाद जो आपका आगे चलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर स्ट्रेस, देखिए यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस। यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। और लास्ट में यहां पर क्या है? ये आपका है ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर जाकर ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, है ना। यानी कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाएंगे तो पहले कुछ देर तक तो उसमें चेंजिंग होगा शेप में, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस भी साथ साथ बढ़ते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा फिर उसका स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेस लगातार बढ़ते रहेगा, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा और स्ट्रेन लगातार बढ़ते रहेगा, डिफॉर्मेशन लगातार चलते रहेगा। उसके फाइनल एक पॉइंट आप और लोड लगाएंगे, लोड बढ़ाते जाइए तो अल्टीमेट पहुंच जाएंगे। यानी अब उसके बाद अगर आपने लोड लगाया तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा और फाइनल इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट टूट जाता है, ठीक है। तो हुक्स ने, यानी कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि जो आपके स्टिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर जा रहा है, ठीक है। ये हमें बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने बोला हुक्स लॉ क्या बोलता है आप समझिए। इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हुक्स लॉ बोलता है, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं, हुक्स लॉ, है ना, हुक्स लॉ बताता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट जब तक नहीं आएगा तब तक तो ऐसा। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पर लोड लगा रहे हैं, आप इससे पहले अगर लोड हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगी। यानी आप खींच रहे हैं, यहां तक पहुंचने पहले आपने लोड हटा दिया तो ऑब्जेक्ट वापस अपने पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे एक बार, आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ऐसे मैं बोलता हूँ, आप स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग क्या होता है? आप स्प्रिंग में थोड़ा देर तक आप उसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके दबा रहे हैं, तो आप उसको जब छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन आप उसको बहुत जोर से, अगर बहुत देर तक उसे दबा देंगे, बहुत ज्यादा लोड लगा देंगे, तो एक बार अगर अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना।
तो उन्होंने हुक्स ने बोला कि कोई भी बॉडी पर जब भी आप किसी बॉडी पर लोड लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके शेप में जो चेंज हो रहा है और उसके शेप में चेंज होने के कारण जो उसमें स्ट्रेस अंदर जनरेट हो रहा है वो दोनों आपस में लीनियर रहेगा। लीनियर मतलब होता है कि एक बढ़ेगा जितना वैल्यूज उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा, एक 5 बढ़ा दूसरा भी 5 ही बढ़ेगा। लीनियर का मतलब ये होता है। कब तक? इलास्टिक लिमिट तक, यानी जब तक इलास्टिक लिमिट नहीं पहुंचेगा तब तक दोनों लीनियर चलेगा। लीनियर इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा, लीनियर के ग्राफ आप खुद देखें, लीनियर नहीं, उसका ग्राफ किसी और ही शेप में जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है। अब हम लोगों ने क्या क्या किया, जब आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं ई एप्सिलॉन बोलते हैं ना। और आप इस वाले एप्सिलॉन को यानी स्ट्रेन को आप यहाँ भेज दीजिए, है ना, यहाँ भेज दीजिए, तो इसकी वैल्यू ई के बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बन गया ये। दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई। स्ट्रेस ये क्या है आपका? स्ट्रेस है। ये क्या है आपका? स्ट्रेन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आपको ई बताता है, ई, कैपिटल ई। और कैपिटल ई को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल ई को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, मैं बता दूं यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन अपॉन इक्वल टू ई होता है। अब देखिए मैं इसको लेकर एक और चीज बता सकता हूँ, फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, देखिए मैं यहां बता देता हूं, ठीक है। और यहां बताता हूं, देखिए क्या होगा अगर मैं ऐसे बोलूं, समझ से, देखिए सिग्मा इक्वल टू मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, देखिए ई और इंटू एप्सिलॉन। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताइए, पी बाई ए, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है? ई तो ई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहां से मैं बताइए, यहां से मैं चेंज इन लेंथ निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं, ठीक है। इस एल को यहां भेज दीजिए और ई को यहां भेज दीजिए, यानी कि चेंज इन लेंथ आपको निकालना हो तो आप पी एल बाई ए ई कर देंगे। क्या कर देंगे? पी एल बाई ए ई कर देंगे। इसका मतलब कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर इतना किसी भी अमाउंट का फोर्स यानी लोड लग रहा है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट में कितना उसके लेंथ में चेंजिंग आएगा। तो आप बहुत साइंस इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहां पर पी क्या है? आपने ऑब्जेक्ट पर कितना लोड लगाया, एल क्या है? उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ कितनी, स्टार्टिंग में कितना लंबा था, ए क्या है? उसका एरिया कितना है, किसका? उस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और ई क्या है? उस ऑब्जेक्ट का यंग्स मॉडुलस कितना है। ये सभी चीज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा और सिंपल आपको बोलेगा बताइए अगर इतना लोड लगा रहे हैं, इतना लंबा ऑब्जेक्ट है तो लोड लगाने के बाद कितना उसके लेंथ में चेंजिंग आएगा। तो आप सिंपली बस इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और आराम से आंसर निकाल दीजिए। क्लियर है? चलिए अब एक दो बात और समझ लेते हैं आगे चल के। एक टर्म आता है जो आपके एग्जाम में बड़ी बहुत ज्यादा बार मतलब अगर पूछा जाएगा, इसको लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। देखिए पॉइजन रेशियो समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को समझिए पहले, सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए मैं इसको 3D में बनाना था कि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। चलिए मैं इसको बना देता हूं 3D में। ये कोई आपका मान लेते कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर लोड लगाऊंगा ऐसे करके, मान लेते हैं जैसे मैं P4 से खींच रहा हूं और इधर भी मैं P4 से P लोड से इसको खींच रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि इसकी लेंथ तो बढ़ेगी क्योंकि आप लोड लगाएंगे तो एक समय पर इसका लेंथ तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई यानी कि उसकी मोटाई ये तो घटेगी। सोचिए, इमेजिन कीजिए आप जब इसको खींचेंगे तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो है, ये वाला पार्ट, ये जो है ये और छोटा और चला जाएगा। यानी कि ये जो हाइट है आप जो बोल रहे हैं, ये कम होने चली जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो
ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस इसका सबसे बड़ा एक्सिस यही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोलते हैं जिस पर लोड लग रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब इसको लोड लगाएंगे, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? लैटरल। जिस देखिए लंबाई जो है, आप ये अपना देखिए ये लंबा है, तो मैं यहाँ लोड लगा रहा हूँ, यहाँ लोड लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, क्योंकि ये लंबाई के अलॉन्ग मैं लोड लगा रहा हूँ। इसके अलावा जो चौड़ाई बच गया और जो मोटाई बच गया उसको बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? लेटरल। तो आप देखिए, आप जब इसे लोड लगा रहे हैं तो इस पर लेंथ तो बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन साथ में इसकी जो ये जो हाइट है, आप इसको मोटाई बोलते हैं, ये क्या धीरे धीरे घट जाएगी। इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप जब लॉन्गिट्यूडनल में, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज हुआ और इस डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज हुआ, इसका रेशियो निकालते हैं, उसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम लोग जनरली 1/m से डिनोट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि पॉइजन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, मैंने करवाया भी है। देखिए पॉइजन रेशियो के लिए क्या हो जाएगा आपका, है ना, और आपका हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि लंबाई के डायरेक्शन में कितना चेंजिंग आया, जितना आप लोड लगा रहे हैं वो नीचे रखिए, जितना चेंज हुआ, जितना लेंथ में चेंज हुआ, उस चेंज मान लीजिए 5 था, 5 के बाद मान लीजिए कि लंबाई बढ़ के 7 हो गया, तो 2 का चेंज हुआ ना, तो 2 नीचे रखिए। और इसके मान लीजिए पहले इसका हाइट मान के चले कि 5 था, तो अब घट के 3 हो गया, तो 3 ऊपर रखिए, है ना। घट के 3 हो गया, तो आप कितना घटा? 2 हुआ, 2 ऊपर रखिए, 2/2 रख दीजिए, आंसर आपका पॉइजन रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से आप पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।